मानव आदिकाल से ही अपने चारों ओर घटित प्राकृतिक दृश्य और घटनाओं को देखता रहा है। ऐसी घटनाएं जिससे मनुष्य की उत्सुकता बढ़ती रही, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, उगते और डूबते सूरज का लाल दिखाई देना, तारों का चमकना, बादल में बिजली चमकना। ये सारी घटनाओं को जानने के लिए प्रारंभ से ही मनुष्य उत्सुक रहा होगा और फिर इनकी खोज अपनी मात्र बुद्धि और तर्कपूर्ण अनुमान से ही नहीं बल्कि प्रयोगों द्वारा क्रमबद्ध तरीके से करता रहा होगा। किसी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना, फिर उस जानकारी को सही तरीकों से लागू करना, किसी भी वस्तु का सही अवलोकन करना और फिर उसका विश्लेषण करना ही विज्ञान है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। असल में विज्ञान शब्द का उपयोग हमेशा प्राकृतिक विज्ञानों के लिए ही किया जाता है, जिसकी 3 शाखाएं हैं: भौतिकी यानी फिजिक्स, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। बात करें विज्ञान के इतिहास की तो बड़े गर्व की बात है कि भारतीय विज्ञान की परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में से एक है। भारत में विज्ञान का उद्भव ईसा से 3000 ईसा वर्ष पूर्व हुआ है। प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत, खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट द्वितीय, जबकि रसायन विज्ञान में नागार्जुन का नाम आता है, जिनकी खोजों का महत्वपूर्ण योगदान है और इनकी खोजों का प्रयोग आज भी किसी न किसी रूप में किया जाता रहा है। और प्राचीन भारतीय विज्ञान की उपलब्धियां भी बहुत रही है, जैसे खगोल विज्ञान का विकास भारत में ही हुआ है। प्रसिद्ध जर्मन खगोलविद कोपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गोल आकृति और इसके अपनी धुरी पर घूमने की पुष्टि कर दी थी। इसी तरह न्यूटन से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की पुष्टि कर दी थी। साथ में भारतीय खगोल विज्ञान का उद्भव वेदों से माना जाता है और प्राचीन ग्रंथ महाभारत में भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की चर्चा हुई है। आज के समय की बात करें तो आज विज्ञान का स्वरूप काफी विकसित हो चुका है। पूरी दुनिया में तेजी से वैज्ञानिक खोजें हो रही है। इस वैज्ञानिक खोजों की दौड़ में भारत के जगदीश चंद्र बोस, श्रीनिवास रामानुजन, हरगोविंद खुराना, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में डॉक्टर भाभा की उपलब्धि को भुलाया नहीं जा सकता और विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम भी भारतीय वैज्ञानिकों में अग्रणी है। ऐसा ही एक नाम है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक है। इनकी खोज रमन प्रभाव के कारण इन्हें जाना जाता है और हर वर्ष 28 फरवरी को इसी कारण हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को की थी। अब बात करें CV रमन की तो वे एक भारतीय भौतिक शास्त्री हैं। उन्हें 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ और इनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुई। ये एक प्रतिभावान वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रकाश किरणों की गुणधर्मिता और आकाश और समुद्र के रंगों की व्याख्या पर विशेष शोध किया। रमन प्रभाव की खोज के कारण 1986 से लेकर हर वर्ष हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। साइंस डे हम मनाते हैं सर CV रमन की जो डिस्कवरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। 28 फरवरी 1928 में उन्होंने एक डिस्कवरी की जिसको हम रामन इफ़ेक्ट उन्हीं के नाम से जानते हैं, जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है उनकी हमें जानकारी देता है। तो ये एक जो डिस्कवरी एक लैब में हुई, जो इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज़ करे गए वो हमारे लैब में ही एक बनाए गए थे, जो इंडिया में ही। और जो ये जो डिस्कवरी है इसको 1928 में ये हुई और उसके बाद 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में। और ये हमने एक बहुत लंबे समय तक इसका सेलिब्रेशन नहीं किया और जब हम 1987 में पहली बार इसका सेलिब्रेशन किया गया,
जब नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने 86 में रिकमेंडेशन दी कि इस तरह की जो सेलिब्रेशन है हमारे देश में, एक लोन नोबेल प्राइज़ है जो मिला है फिज़िक्स में और हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, तो तभी से इसकी शुरुआत हुई और ये सेलिब्रेशंस इसकी चलती रहीं और आज स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हम इसको मनाते हैं, एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। आज के समय में भारतीय विज्ञान एक नए शिखर पर पहुंचा है। हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की है जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में सराही गई। सबसे पहले बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की, तो इसने अनोखे विश्व रिकॉर्ड बनाए, जैसे एक ही रॉकेट में 104 उपग्रह छोड़ना, मंगलयान का पहले ही प्रयास में अपने कक्ष में पहुंचना, रॉकेट GSLV Mark 3, 640 टन वजनी GSAT 19। ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जो कि इसरो की गिनी जा सकती है। चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो देश में पहली बार गर्भाशय प्रत्यारोपण और कई सारे ट्रांसप्लांट है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वनिर्मित वैक्सीन बनाकर अपने देश के साथ साथ विदेशों की मदद भी की। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परम 10,000 सुपर कंप्यूटर बनाकर और परमाणु क्षेत्र में स्वनिर्मित पनडुब्बी बनाकर और कृषि में आधुनिक उपकरण और पद्धति द्वारा उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। संचार और परिवहन के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी आविष्कारों से आज सारे काम आसान और सुविधाजनक हो चुके हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इतना विकास हो रहा है तो इसमें करियर के ऑप्शंस और स्कोप भी साथ ही साथ बढ़ते जा रहे हैं। साइंस जैसे बेहतरीन स्ट्रीम के साथ स्टूडेंट्स 11वीं और 12वीं कक्षा में मुख्यतः फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ मैथ्स का अध्ययन कर करियर की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जिनका चयन आप कर सकते हैं या फिर अलग अलग विषय में BSc भी कर सकते हैं। हाई स्टडी को स्टूडेंट्स करना चाहते हैं तो इसमें PhD भी की जा सकती है। और प्रोफेशन की बात करें तो आप अलग अलग फील्ड का चयन कर सकते हैं, जैसे अध्ययन क्षेत्र, चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट और साथ ही साथ इंजीनियरिंग की फील्ड भी है जिसका चयन स्टूडेंट्स कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में भी विज्ञान से जुड़े कई विभाग हैं, जहां पर शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के भौतिक शास्त्र विभाग की, तो यहां पर विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु कई प्रयोगशालाएं हैं, जहां वे अपनी जिज्ञासाओं का निराकरण एक्सपेरिमेंट के माध्यम से करते हैं और इसमें अपना भविष्य भी देखते हैं। मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल मर्करी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। मुझे फ़िज़िक्स में वो इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि ये फ़िज़िकल फिनोमेनाज और जो इसकी मैथमेटिक्स है विद नेचर वो ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड ऑफ साइंस, और मैं आगे फ़िज़िक्स में डाटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। फ़िज़िक्स सिर्फ हमारे साइंस के स्ट्रीम में यूज़ नहीं होता, हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होती है, जो कि हम अपने आसपास का हमारा जो नेचर है, जो भी हमारी चीज़ है, वो सारी हमारी फ़िज़िक्स से रिलेटेड है। जैसे कि हम फिज़िक्स की डेफिनेशन भी बोलते हैं, फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचुरल फिनोमिना, सो इट इज़ रियल। और लेकिन एक बात यहाँ पे और है, नेचर हमारा कॉम्प्लेक्स है जिसको हम इजीली स्टडी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें फ़िज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस वहाँ पे अप्लाई करना पड़ती है। और मुझे फ़िज़िक्स इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये सिर्फ हमारी अर्थ के बारे में नहीं बताता, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, नेबुलाज, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में फ़िज़िक्स हमें बताती है। और आगे चल के मैं फ़िज़िक्स एस्ट्रोनॉमी में जाना चाहूँगी, एस्ट्रोनॉमी में कोई रिसर्च करना चाहूँगी। मेन जो चीज़ है जिस वजह से मुझे फ़िज़िक्स पसंद है वो इसलिए, व्हाट इज़ आवर ओरिजिन, हम ह्यूमंस का ओरिजिन, हमारी अर्थ का ओरिजिन बेसिकली है कहाँ से। मुझे फ़िज़िक्स में एक्चुअली वही रिसर्च करना है कि एक्चुअल में हमारा यूनिवर्स, हमारी दुनिया शुरू कहाँ से हुई है, व्हाट इज़ आवर ओरिजिन। यूनिवर्सिटी में ही PhD हेतु भी कई शोधार्थी हैं जो निरंतर इस क्षेत्र में शोध कर रहे हैं। ये जो मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा था, ये मैं कर रहा था ये स्टडी करने के लिए कि फ्लिप फ्लॉप किस तरह से वर्क करता है। फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर होती है, और उसके ट्रुथ टेबल को मैं वेरीफाई कर रहा था। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स HP यूनिवर्सिटी से PhD परस्यू कर रहा हूँ। और
मेरा लक्ष्य है कि मैं एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में रिसर्च करूं और वही मैं कर रहा हूं बिकॉज़ फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और नेचर के जो सीक्रेट्स है उनको अनवील करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे फ़िज़िक्स इसलिए पसंद है, मुझे बचपन से ही एक्चुअली फ़िज़िक्स पसंद है क्योंकि हमें नेचर के बारे में बहुत ही कह सकते हैं कि जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है वो हम इससे डिड्यूस करते हैं। एंड और मैं एक बहुत ही प्रोफाउंड महिला से भी मिली हूँ जो इंडियन अमेरिकन है, सुनीता विलियम्स। उनसे एक बार एनकाउंटर हुआ था एंड शी इज़ वेरी पैशनेट एंड क्या कह सकते हैं उनको, बहुत ही अच्छी महिला हैं और जिन्होंने अपना करियर जो है वो साइंस में डिवोट किया है। और मैं सबसे ये अनुरोध करती हूँ कि सभी लड़कियों को आगे आना चाहिए और फिज़िक्स जो है सिर्फ एक लड़कों की ही फील्ड नहीं है, लड़कियां भी इसमें अच्छा कर सकती हैं। भौतिक शास्त्र विषय में अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कई सुविधाएं दी जाती है, चाहे बात की जाए एडमिशन्स की, अध्ययन की या फिर अध्ययन हेतु सरकारी योजनाओं की। साइंस के क्षेत्र में एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट में हम साइंस में एमएससी करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं आगे बढ़ने के लिए। और मैं तो कहूँगा जैसे कि सबसे पहले नेट जेआरएफ ले लीजिए, सीएसआईआर जेआरएफ, यूजीसी जेआरएफ हो गया, गेट, जेस्ट, इसी तरह डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, डीआरडीओ है, इस सब क्षेत्र में जो विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च में आगे बच्चे जा सकते हैं। अगर बच्चा नेट भी करता है तो कॉलेज लेवल पर वो लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, नेट है, सेट है। इवन एमएससी करने के पश्चात स्कूल लेवल पे एमएससी जो लेक्चरर रहते हैं वो बन सकते हैं। और जो हम इसमें विज्ञान के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की विशेषता बात करें तो अपने ध्यान में आता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय रिसर्च को साइंस के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बहुत ही आगे कार्य कर रहा है। इवन जो हमारी पीएचडी में एडमिशन है वो वर्ष में 2 बार होती है और जो बच्चे जेआरएफ करते हैं, गेट करते हैं, उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन रहती है जिसमें सीएसआईआर जेआरएफ, यूजीसी जेआरएफ, राजीव गांधी फेलोशिप है, इंस्पायर है डीएसटी से, इसके तहत अप्लाई करते हैं। उनको कोई एंट्रेंस नहीं देना होता है और उनके फॉर्म दिसंबर में भरे जाते हैं। और उसके अलावा जो बच्चे रह जाते हैं जिनका फेलोशिप नहीं होता है उनके लिए भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू जेआरएफ के नाम से फेलोशिप देता है और डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू भी बच्चे यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए जो शिक्षा है वो तो निःशुल्क है ही। और अब हम अपने एनवायरनमेंट को देखें तो 70% लड़कियाँ हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। तो ये हमारे लिए भी एक बड़ी गौरव की बात है कि हम विज्ञान के क्षेत्र में और रिसर्च में दोनों में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बहुत आगे जा रहा है। रसायन हमारे जीवन में इस तरह से जुड़ा है जैसे कहा जाता है कि 2 व्यक्तियों के बीच अगर अच्छा संबंध है तो ये कहा जाता है कि इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। अब बात करें रसायन शास्त्र विभाग में तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे लैब और उपकरण उपलब्ध है जिससे तत्वों के गुण, दोष और क्रियाओं को समझा जा सकता है। रसायन शास्त्र लैब में विद्यार्थी टेस्ट ट्यूब निहारते, विभिन्न प्रयोग करते और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को होते देखते हैं और अपना भविष्य भी बनाना चाहते हैं। मेरा नाम मनीष है और मैं रसायन विज्ञान विभाग में पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा इस विषय को चुनने का मेन मोटिव ये था कि इसमें एक तो बहुत सारे स्कोप्स हैं और मेरी इसको मतलब इसके बारे में जानने की पहले से ही रुचि थी, इसलिए मैंने इस विषय को चुना हुआ है। और आगे मैं इस विषय में पीएचडी करने के बाद कॉलेजेस में अपनी सेवाएं देना चाहता हूं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किरण और मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में पीएचडी कर रही हूं। करंटली मैं यहाँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एक सीनियर रिसर्च फेलो हूँ और 2015 में मैंने एमएससी स्टार्ट की थी और उसके बाद 2017 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था यूजीसी नेट का और उस दौरान पे मेरा क्लियर हो गया था यूजीसी नेट और उसके बाद मुझे फेलोशिप लगी हुई है। और उस दौरान पे मुझे एक मैम मिली थी, प्रियंका मैम, जो हमारी डिपार्टमेंट में थी 2015 में जब मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में एमएससी चल रही थी। तो उस दौरान पे जो वो मैम है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर रही है
मेरे रिसर्च के लिए, क्योंकि वो जो काम करती थी नैनो में, उसके बाद वो जो रिसर्च वर्क है वो मैंने देखा कि वो एप्लीकेटिव वर्क करती हैं, कि हम फील्ड्स में जाकर वर्क कर रहे हैं, हम लोग उसके एप्लीकेशंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो वो मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, और इस वजह से मैंने इसे आगे मतलब रिसर्च जो है वो मैंने सोचा कि मैं आगे प्रोसीड कर सकती हूँ इस फील्ड में। और फिर उसके बाद मैंने अटैम्प्ट दिया 2017 में, और वो मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद मैं रिसर्च में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में मैंने ज्वाइन कर लिया अंडर सुवर्चा चौहान। और आगे भी मैं रिसर्च में ही करना चाहती हूँ। अगर मेरा PDF हो गया तो मुझे बहुत ही अच्छी बात होगी, कि मतलब मुझे खुशी होगी कि मेरा अगर पोस्ट डॉक हो गया तो, वरना मैं टीचिंग लाइन में ही जाना चाहूँगी केमिस्ट्री में आगे। रसायन का योगदान हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। बात की जाए खाने की, दवाई की, या फिर कीटनाशक की, या वैक्सीन की, इन सभी में रसायन का प्रयोग किया जाता है। रसायन के क्षेत्र में कई खोजें भी हुई है जिससे जीवन सुलभ हुआ है, पर कई बार परेशानियों का सबब भी हुआ है। जितने भी मेडिसिन्स हैं वो सारी मेडिसिन्स, उनमें से 90% मेडिसिन जो है वो केमिस्ट्री से आती हैं, और केमिस्ट्री में जितनी भी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनमें से अधिकतर जो है वो इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करती हैं। चाहे आज की डेट में हम कोरोना वैक्सीन की बात करें, चाहे हम कोरोना के से लड़ने के लिए जो मेडिसिन्स की बात करें, वो सभी तरह के जो मेडिसिन्स हैं या जो वैक्सीन्स हैं उसमें भी केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आज के संदर्भ में हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को अलग अलग नहीं देख सकते। ये सभी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चलती हैं, और इन तीनों का समन्वय ही वो मानव समाज के लिए जो है वो उपयोगी होगा। और आज की डेट में अगर कोई भी क्वालिटी रिसर्च कर रहा है दुनिया में, कोई भी साइंटिस्ट या किसी भी लेबोरेटरी में हो रही है, तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इवन मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जो विज्ञान है वो आपस में जुड़ा हुआ है, और आज के संदर्भ में इसकी जो अनिवार्यता है या इसकी जो आवश्यकता है वो ज़्यादा महसूस हो रही है। तो आज की डेट में जो बाउंड्रीज थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस के बीच में, वो टूटती नजर आ रही हैं, और वो मानव समाज के लिए ज़रूरी भी हैं, क्योंकि जब ये विज्ञान आपस में मिलकर, सभी शाखाएं विज्ञान की आपस में मिलकर कार्य करेंगी तो वो सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगी। जहाँ तक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात है, रसायन शास्त्र में बहुत सारी असाध्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। ऐसे केमिकल्स हमारे पास उपलब्ध हैं, बस उनको एक्सप्लोर करना है, उनको रिसर्च करना है। चाहे एड्स की बात हो या कोरोना वैक्सीन या कोरोना जैसी भी महामारियां फ्यूचर में भी आती रहेंगी, तो इन सभी से निपटने के लिए जो रसायन शास्त्र का एक रोल रहेगा बाकी सारी साइंसेस के साथ मिलकर के, वो बहुत ही स्वर्णिम युग आने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक साइंस डे की बात है, इसको हम हमारे जो डॉक्टर सीवी रमन जो फिजिक्स थे, फिजिक्स के क्षेत्र से वो आते थे, उनके याद में हम इसको मनाते हैं। लेकिन इस दिन जो है हम एक ये प्रण लेते हैं कि हम जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसका जो सकारात्मक पहलू है, इसकी जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, उसको हम राष्ट्र निर्माण के लिए और दुनिया में शांति के लिए, भाईचारे के लिए यूज़ करेंगे। एक नेगेटिव एस्पेक्ट है रसायन के साथ जुड़ा हुआ है, वो सभी साइंस के साथ होता है। वो ये है कि आज की डेट में जो हमारा यूथ है वो नशों में चला गया है। तो ये जो जितना भी आपके नारकोटिक्स हैं, चाहे आपकी मॉर्फिन है, चाहे आपकी ये चीटा है, या और भी कई तरह के ऐसे पदार्थ हैं जो रसायन के एक गिफ्ट हैं, लेकिन उसको हमने मिसयूज़ किया है। एज ए मेडिसिन वो बहुत अच्छे से यूज़ हो रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने व्यापारिक और व्यावसायिक हितों को मद्देनज़र रखते हुए इनका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया है। तो हमारी अपील है आने वाली पीढ़ियों से कि इन चीज़ों से जो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, इनसे बचा जाए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बायोटेक विभाग भी है, जो सूक्ष्म जीव, DNA और अन्य जैव प्रौद्योगिकी संबंधी विषयों का अध्ययन करवाता है। यहाँ विद्यार्थी कई तरह के प्रयोग और शोध कर अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान इस विषय के अध्ययन के कारण हम कोरोना वैक्सीन बनाने में सफल हुए हैं। मेरा नाम दिव्या शर्मा है और मैं PhD सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। और मैंने बायोटेक्नोलॉजी फील्ड इसलिए चूज़ की क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम में बहुत इंटरेस्ट था। पहले मैं लाइफ साइंसेज में BSc कर रही थी, लेकिन फिर मैंने MSc के लिए बायोटेक्नोलॉजी चूज़ किया क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी के थ्रू एक अप्लाइड साइंसेज में जाना पसंद था। और मैं फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, रिसर्च करके
कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ सोसाइटी के लिए बायोरेमेडिएशन में मेनली, जो मेरा रिसर्च टॉपिक भी है बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं फॉर मेनली पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए अपने एनवायरनमेंट से। तो मैं फ्यूचर में भी रिसर्च करके इसी फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी, जिससे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को क्लीन बना सकें और ज़्यादा हेल्थियर बना सकें। मेरा नाम ऋतिका है और मैं 5th ईयर PhD कर रही हूँ और बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी हमारी फील्ड ऐसी है कि हम बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज़ करते हैं, उनकी जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं ताकि वो किसी ना किसी तरीके से ह्यूमंस के काम आ सके। तो मेरा जो काम है, मेरी जो रिसर्च है वो भी इसी बारे में है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके प्लास्टिक बना सकें, ऐसा प्लास्टिक जो कि बायोडिग्रेडेबल है, जो इजीली डिग्रेड हो जाता है। और क्योंकि ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा है कि प्लास्टिक एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसी करके मैंने ये टॉपिक चूज़ किया था और इसी टॉपिक में मुझे आगे भी काफ़ी कुछ इसको इस लेवल तक ले जाना है कि बायोप्लास्टिक जो है बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो जाए, एवरी नेक्स्ट हाउस में ये यूज़ हो और एनवायरनमेंट को हम इससे क्लीन कर सकें थोड़ा। बायोटेक विज्ञान की नवीन शाखा है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। सूक्ष्म जीवों की संरचना, इनमें विभिन्न क्रियाएं और रोग से संबंध आज के दौर की प्रमुख ज़रूरत और चुनौतियां हैं जो इस विज्ञान से सुलझाई जा सकती है। बायोटेक्नोलॉजी या जिसको हम हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं, ये विज्ञान की वो विधा है जिसमें बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, एनिमल सेल या प्लांट सेल को यूज़ करके कोई हम अच्छे बेनिफिशियल और ह्यूमन बीइंग के यूज़ के प्रोडक्ट बनाते हैं। इस फील्ड में जैसा कि आपने अभी देखा होगा, कोरोना काल में बहुत सारे प्रॉब्लम आया, एक नया वायरस आया जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन इसी विधा के लोगों ने ही बहुत कम समय में उसके लिए कोरोना कोविड-19 वायरस के लिए ही डायग्नोस्टिक किट बनाए, चाहे वो रैपिड एंटीजन हो या RT-PCR किट हो। बहुत कम समय में ये जो किटें तैयार हुई डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, कोरोना के लिए, वो बायोटेक्नोलॉजी के ही मदद से और यूज़ से तैयार हुई हैं। इसी तरह से कोरोना के लिए जो वैक्सीन बनी है, चाहे किसी भी कंपनी के वैक्सीन और किसी भी तरीके से बनी हो, लेकिन उसमें बायोटेक्नोलॉजी का ही बहुत बड़ा योगदान है और जिसके वजह से सारी दुनिया को वैक्सीनेशन दी गई। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला हमारे भारतवर्ष में और बहुत सारे लोग कोरोना की बीमारी से पीड़ित होने से बचे या उनके संक्रमण जो है वो बहुत माइल्ड रहा। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का योगदान है वर्तमान के संदर्भ में। अदरवाइज़ बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी विधा है जिसको हम डे टू डे हर जगह के यूज़ में हमारे प्रोडक्ट आते हैं, चाहे वो फूड बेस्ड प्रोडक्ट हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल बेस्ड प्रोडक्ट हो, चाहे वो थेरेपेटिक प्रोडक्ट हो, चाहे डायग्नोस्टिक्स के प्रोडक्ट हो। तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं सारे बायोटेक्नोलॉजी के ही विधा से डेवलप होते हैं। इसमें एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसीटीज, इनका ही उपयोग किया जाता है और जिनके तहत ये हम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अगर किसी को बायोटेक्नोलॉजी में ये रिसर्च बेस्ड एक विधा है जिसमें रिसर्च करने के बहुत सारे गुंजाइशें रहती हैं। अगर इसको किसी ने इसमें काम करना है, अगर किसी को फूड सेक्टर में इंटरेस्ट है तो नॉवेल फूड, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक वगैरह पे काम कर सकते हैं। किसी ने दवाइयाँ बनानी है, बचाव के लिए वैक्सीन बनाने हैं, किसी बीमारी के लिए डायग्नोस्टिक्स बनाने हैं, तो इसमें रिसर्च करने के बहुत सारे गुंजाइशें हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें बायोलॉजिकल मटेरियल का यूज़ होता है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी या टेक्निक बुरी कभी नहीं होती, बुरी और अच्छी होती है से टेक्नोलॉजी बनती है उसके यूज़ करने से। अगर टेक्नोलॉजी को आप अच्छे संदर्भ में यूज़ करेंगे तो हमेशा वो यूज़फुली होगी। चाहे आप डायनामाइट का आविष्कार देख लीजिए, अगर उसका आप अच्छे संदर्भ में देखें तो उसका यूज़ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसकी विध्वंसक प्रवृत्ति को देखेंगे तो वही मिसयूज़ करेंगे तो उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो टेक्नोलॉजी कोई बुरी नहीं होती है, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं इससे पता लगता है कि टेक्नोलॉजी बुरी है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए भली है या बुरी है। वो सिर्फ यूज़ और मिसयूज़ की बात है। टेक्नोलॉजी सारी अच्छी होती है। जब टेक्नोलॉजी कोई नई बनती है, कोई नई खोज होती है तो हमेशा अच्छे उद्देश्य के साथ ही की जाती है, लेकिन कुछ
लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। जैसे कि हमारा कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में वायरस का प्रॉब्लम है। जिसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजिकल वीपन्स का भी एक कंसेप्ट है कि बहुत सारे देश जो हैं वो बायोलॉजिकल वीपन्स की तरफ रिसर्च कर रहे हैं, हालांकि इसके बारे में जो जानकारी उन्होंने काफ़ी गोपनीय रखी होती है। तो ये उसका टेक्नोलॉजी का एक मिसयूज़ का पार्ट है। तो हम साइंस डे पे ये मैसेज देना चाहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक रिसर्च बेस्ड विधा है जिसमें देश के लिए और दुनिया के लिए करने के लिए असीमित गुंजाइशें हैं, असीमित इसमें आपके पास लक्ष्य आप हासिल कर सकते हैं और आप इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। आप लोगों को बीमारियों से दूर कर सकते हैं, अच्छे और हेल्दी खाद्य पदार्थ बना सकते हैं और आप लोगों को कुपोषण होने से भी रोक सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के बीच सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा करियर स्ट्रीम है। इस स्ट्रीम की लोकप्रियता का मुख्य कारण ये भी है कि भविष्य में विद्यार्थियों के लिए कई आकर्षक करियर ऑप्शंस उपलब्ध करवाता है। इसी कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा स्टूडेंट्स को कई तरह की योजनाएं और स्कॉलरशिप दी जाती है। सारी सुविधाएं होते हुए भी विज्ञान के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनको देखकर लगता है कि विज्ञान हमेशा सही नहीं होता। विज्ञान के प्रकृति और मानव जीवन पर कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं जिनके बारे में भी हमें अवश्य जान लेना चाहिए, जैसे अत्यधिक प्रदूषण का होना जिससे हर जीव प्रभावित हो रहा है और प्रकृति का नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ घातक बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है और श्रम रोजगार में कमी, आलस्य को बढ़ावा और पारिवारिक संबंधों का अभाव जैसे कई नुकसान है जो विज्ञान के कारण पनपे हैं। लेकिन फिर भी आज के समय में हम खाने से लेकर पहनने तक विज्ञान से घिरे हुए हैं। विज्ञान की सहायता से मानव ने प्रकृति की अनेक शक्तियों को नियंत्रित करके अपना दास बना लिया है। इसने मानव जीवन को बड़ा सुगम और आरामदेह बना दिया है। वे कार्य जो सैकड़ों मनुष्य महीनों में आसानी से नहीं कर पाते थे, आज अकेला मनुष्य मिनटों में कर सकता है। विज्ञान विकास भी करता है और विनाश भी। बस हमें विज्ञान का मानव हित में सदुपयोग करना आना चाहिए।